डायरेक्ट हम लोग कोई थ्योरिकल पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, एंड सब कुछ टैली में ही डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से मैंने इस डाटा को कॉपी किया एंड टैली में जाके यहाँ पर पेस्ट करके डेमो डाटा बना हुआ है 11-12, ठीक है, एंड 12-13, 2 साल का डाटा है, एक कंपनी का है, देख सकते हैं। और कोई किसी भी ईयर का डाटा हो उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आप करंट ईयर का कंपनी है उसको भी ले संदीप जी, मैं सकते हैं। कितना लेट हूँ? हेलो। हाँ सत्यजीत जी, कितना लेट हूँ मैं? ज़्यादा तो नहीं? बस स्टार्ट किया है बस। वही चीज़ मुझे लगा कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, 4 ही बजे सुधा था, 5 मिनट वेट करते हैं लोगों का बस, इसके बाद वेट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है तो। बस अभी बस स्टार्ट किया है। तो डाटा देखिए लोड कर लिया है। ये 11-12 एंड 12-13 की कंपनी है। आप किसी भी साल का करंट ईयर का डाटा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये डेमो डाटा है और इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। आप चाहें तो 21-22 का, 20-22 का, 20-21 का डाटा ले सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। ऑडिट, ऑडिटर क्या लोग, ऑडिटर का जो वर्क होता है किस तरीके से टैली में उनको टैली किस तरीके से उनको हेल्प करता है किसी क्लाइंट का डाटा को चेक करने के लिए, आज उसी पे हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हम 12-13 कंपनी को ऑडिट करना चाहते हैं तो इस कंपनी को ओपन करेंगे, जो ऑडिटर होते हैं, ठीक है, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद हम जाएंगे ऑडिट फीचर्स की रिपोर्ट पे, जिसके लिए डिस्प्ले पे जाके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन करके, ठीक है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो 2 सेक्शन है इसमें, सेक्शन नंबर 1 डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करना, एंड वाउचर वेरिफिकेशन। तो आज सेशन नंबर 1 है जिसमें हम सिर्फ डाटा एनालिसिस के बारे में समझेंगे, ठीक है। वाउचर वेरिफिकेशन जब इसका सेकंड पार्ट होगा तब उसमें समझेंगे। इसके अलावा डाटा एनालिसिस पे चलते हैं। इसके अलावा इस डाटा सेशन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से और कैसे डाटा को एनालाइज किया जाता है, और कैसे एक ऑडिटर या फिर एक सीए या फिर एक जीएसटीपीए या फिर उस बिजनेस का एक एडमिन, आप खुद कोई भी इस फीचर्स का यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका इंटरनल कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हलचल है, तो आप भी इसका यूज करके अपनी कंपनी को इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं और डाटा को सही है या फिर गलत उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है कि इसके लिए हम ऑडिटर होंगे तभी इसका यूज कर पाएंगे, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, टैली हमारा डेवलपर मोड पे खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर से वही चीजें दिखा रहे। अप्लाई डायरेक्ट, ओके, ओपन करते हैं। ठीक है, उस कंपनी का लोकेशन फिर से ले लेते हैं, ये पुरानी कंपनी का है, कॉपी किया, देन उसके बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है। 12-13 कंपनी को ऑडिट कर लिया, करते हैं। अब वो वही सारी रिपोर्ट अगर आप गोटू से चाहें ना, तो गोटू से भी आप वो सारी रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं, अगर आपको रिपोर्ट का नाम पता है, ठीक है। डाटा एनालिसिस रिपोर्ट, ये मेन टाइटल है, इस टाइटल के अंदर जाएंगे तो इस टाइटल के अंदर कितनी सारी सब रिपोर्ट है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड अदरवाइज आप जाएंगे डिस्प्ले पे और सबसे लास्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल एंड, नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इस पे जाके एंटर करेंगे तो यहाँ पर डाटा एनालिसिस करके एक सेक्शन आता है, इसमें आप किस किस तरीके से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो हमें बस समझना है कि किस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है, ताकि हम एक ऑडिटर को जाके उनको बता पाएं कि टैली प्राइम आपके लिए क्यों बेनिफिट है, ऑडिट फीचर्स
आपका टैली प्राइम में क्या क्या कर सकता है, आपको बस इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी जानकारी को एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। इसीलिए इसको 2 पार्ट में रखा गया है। पार्ट 1 में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट 2 में जब आप जाएंगे वाउचर वेरिफिकेशन पे, तो इसमें भी कई सारे आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे तो कई सारे और ऑप्शन आते हैं, इसीलिए इसको 2 पार्ट में किया गया है। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस पे चले गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जो ऑडिटर होते हैं वो हर जब किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो उसमें हर एक चीज क्या करते हैं, चेक करते हैं, चाहे वो लेजर हो, आइटम हो, ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरह का कुछ भी हुआ है, हर चीज को वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब लेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा 1 साल का जो भी होगा ना, 12 से 13 अप्रैल मार्च से लेके जो भी है, यहाँ पर सब कुछ आपको टैली अलग अलग बाइफरगेट करके दे देता है। ठीक है, आपको बस समझना है, और ऑडिटर बस इसी चीज को यहाँ से क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 12-13 की कंपनी है, और ये सब करंट ईयर की कंपनी है। ठीक है, आप चाहे तो पुरानी कंपनी से कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो 11-12 की कंपनी थी वो ऑडिट हो चुकी थी, तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, F3 करते हैं जरा, F3। ये तो 12-13 की कंपनी है, सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कंपनी एंड 11-12। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साल का कंपनी का कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। प्रीवियस जो पिछला है 11-12, एंड जिसका आप एनालाइज कर रहे हैं 12-13, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डाटा आपको दिखाई देने लगता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है नॉट यूज। अब ये 43 लेजर ऐसे हैं जिनका इस करंट ईयर में कोई भी यूज नहीं हुआ है, 43 लेजर। ठीक है, अनयूज लेजर। तो ऐसे में आप देखना चाहते हैं कौन से लेजर हैं, तो एंटर करेंगे तो ये सारे लेजर हैं जिनका 12-13 में यूज नहीं हुआ है। तो अगर यूज नहीं हुआ है तो क्लाइंट ने इतने सारे ले मास्टर क्रिएट करके क्यों रखा हुआ है। ठीक है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, अगर ऐसे ही है तो ये चीज तो फिर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर अनयूज्ड है, जिसका यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पार्टी लेजर बना लेती है लेकिन उस लेजर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करती है, तो ऐसे में वो यहां पर आपको बता देता है। ठीक है, और 29 लेजर ऐसे हैं जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ है, 29 लेजर। ठीक है, इन सभी को वेरीफाई करना होता है। अभी आप देख रहे हैं ना, नॉट वेरीफाइड लिखा है, इन सभी को वेरीफाई करना होता है, जो ऑडिटर होते हैं वेरीफाई करते हैं। तो सिंपल से इस पे जाके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेबिट आपका 50,000 से हुआ है, क्रेडिट आपका 50,000 से हुआ था। और किसी भी एंट्री में अगर कुछ भी गड़बड़ होगा ना, तो वो रेड कलर में आपको शो कर देगा, यहाँ पर रेड कलर में शो कर देगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सही हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सभी को पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल होता है ना। कंट्रोल एंटर, इस ट्रांजेक्शन को अगर ओपन करके देखना है, कंट्रोल एंटर। ये तो लेजर ओपन हो रहा है, सॉरी, अच्छा ये लेजर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसलिए। तो अगर लगता है कि आपको ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके एक ही क्लिक में आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको एंटर बटन दबाना है, प्रेस ऑल्ट आर, ऑल्ट आर, वेरीफाई। देखिए राइट में ऑप्शन दिया ना, वेरीफाई। तो अगर लगता है कि सब कुछ ओके है, ये लेजर सही है और इसका ओपनिंग बैलेंस भी सही है ऑडिटर के हिसाब से, तो क्या कर देगा, वेरीफाई, और जो भी उसको नोट देना है नोट दे देंगे। तो ये सब कुछ वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर किसी में डाउट उनको लगता है तो उस एंट्री को सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे और उसको ऑन होल्ड पे डाल देंगे, ऑन होल्ड। ठीक है, और जो भी इसको नोट लिखना है, क्लियर टू कस्टमर, नहीं, नोट्स लिख के लिख देंगे तो ये नोट्स ऑन होल्ड पे चला जाएगा। इसका मतलब ये बाद में वेरीफाई होगा, जब हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि ये
इतने का अमाउंट आपने अपनी कंपनी में क्यों दिखाया है। तो इसका वाउचर लेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, तब ये चीज सही मानेंगे ना। तो जितना भी आपको वेरीफाई होता जाएगा वो यहाँ पर वेरीफाई में शो करता रहेगा, और बाकी जितना बचा रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ओनली बैलेंस नो ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो 14 लेजर ऐसे हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि उसमें बैलेंसेस पड़ा हुआ है लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर जाने के लिए एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब में क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। हो सकता है ये पिछले साल की कंपनी का फिक्स एसेट्स है और इस करंट ईयर में आया हो ये सारा डाटा, तो जाहिर वो ओपनिंग इसमें क्लोजिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर देखिए पड़े हुए हैं। ये तो सही है, ये तो होता ही है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई पार्टी होती तब भी ये चीज सही होता। ठीक है, और अगर ये सब कुछ ओके है तो इसको ऑडिटर क्या करेगा, सभी को सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद इन सब का अलग अलग अपना एक मतलब है, आप इसको जब आराम से पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू लेजर हैविंग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब एक लेजर ऐसा है जिसका ओपनिंग बैलेंस है, तो जब इस पे आप इंटर करेंगे, ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस करके एक लेजर आपको दिख रहा है, ऑडिटर इसको चेक कर रहा है कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये कैसे मतलब हो सकता है, इसको एंटर करते हैं इसमें क्या चीज है। तो 9,000 से आपका ये डेबिट हुआ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, और रेवेन्यू, अच्छा ठीक है रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर सही है। अगर ओके है तो इसको सेलेक्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हर सेक्शन में अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए 172 लेजर इस ईयर यूज किए गए, इस फाइनेंशियल ईयर। एंटर करेंगे कौन कौन से लेजर हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है सारा। ठीक है, तो इन सभी एंट्री को वो एक एक करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग बैलेंस इस साल कितना है, ये सारी चीजें। और अगर कुछ भी अगर कुछ निगेटिव जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रेड सिग्नल आपको देने लगता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से ये चार्ट ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हैं सारे जो ऑडिटर होते हैं, हर लेजर को चेक करना, वेरीफाई करना। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका होता है आइटम का वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जाके आप आइटम का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि नेगेटिव स्टॉक कितना है आपकी टोटल इस करंट ईयर में। तो एक स्टॉक आइटम ऐसा है, तो एंटर करेंगे तो ऑडिटर आपसे पूछ सकता है कि जब आपके पास स्टॉक था नहीं तो आपने ये सेल कैसे दिखाई, ये मुझे माइनस में 1 पीस जा रहा है, ये कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि ओपनिंग जब 29 पीस था, ठीक है, ओपनिंग जब 29 पीस था आपका, तो आपका ये माइनस में 1 पीस कैसे जा रहा है। हो सकता है आपने 30 पीस सेल कर दिया हो, तो 30 पीस आपने कैसे सेल किया, 1 पीस का परचेज कहाँ है, ये निगेटिव क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, और जो भी उसका डाउट है वो डाउट यहाँ पर लिख के इसको सेव कर सकता है। तो ऐसे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये देखेंगे कहाँ पर जा रहा है सारा चीज। डाउट है तो मैंने डाउट ये होल्ड पे डाल दिया इसको, और ये पूछना है ये हमें कस्टमर से कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ओपनिंग जब 29 पीस था तो ये माइनस में क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक स्टॉक आइटम नॉट वेरीफाइड है क्योंकि होल्ड पे गया है, अगर वेरीफाइड किया था। 5 ऐसे आइटम है जिनका इस ईयर में क्रिएट तो हो गए लेकिन किसी भी तरह का कोई भी यूज नहीं हुआ। तो ये आइटम क्यों यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, जब इनको यूज में लाना नहीं था तो यहाँ पर क्यों है, तो आप इसको एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अनयूज स्टॉक आइटम 26 आइटम है जो इस ईयर यूज हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस साल में 26 आइटम कंपनी ने कौन कौन से बनाए हैं। ठीक है, पूरा 26 आइटम का डिटेल यहाँ पर दिख रहा है, और कितना ओपनिंग था, ठीक है, और कितना क्लोजिंग हुए।
ठीक है, ओपनिंग क्या था 5 पीस था, और जब मार्च एंड हो रहा है तो क्लोजिंग क्या है 15 पीस है। तो ये एक साथ पूरा देख रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 20 का 20 रहा यहाँ पर, 5 का 5, मतलब कि ये अप्रैल से लेके मार्च तक का सेल ही नहीं हुआ। जितना ओपनिंग था उतना ही हमारा क्लोजिंग है। अगर किसी में भी उनको डाउट लगता है तो सिंपल सा मेथड है, उस एंट्री को सिलेक्ट करके ना राइट में जो वेरीफाई है, वेरीफाई पे क्लिक करके वो होल्ड पे डाल सकते हैं। ठीक है, और जिस जिस एंट्री को लगता है कि उनका ये सब कुछ डिटेल सही है तो उसको सिलेक्ट करके राइट में क्लिक करके वो वेरीफाई कर देते हैं, ताकि ये वेरीफाई हो चुका है, चेक हो चुका है, दोबारा से ये हमको दोबारा देखना ना पड़े। तो ऐसे ही ये सारे आइटम को एक एक करके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है? उसके बाद है बैलेंसेस। अगर आपको बैलेंसेस का वेरिफिकेशन करना है तो बैलेंसेस पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पहले तो ग्रुप वाइज दिखेगा। ठीक है, ग्रुप वाइज ओपनिंग कितना था, ठीक, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, क्लोजिंग आपके पास कितना बचा। एंड इसको जब अल्ट F1 करेंगे तो ये सारी चीजें देखिए आ रही हैं ग्रुप वाइज, और उसके अंदर जो सब ग्रुप बने हैं, लेजर बने हैं, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। एंड यहाँ पर एक चीज गड़बड़ दिख रही है जो रेड में है, ये चीज है रेड में, ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है, ओपनिंग इतना था आपके पास, डेबिट इतना दिखाया, एंड ये रेड में जब इसको आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर देखिए, या तो ये गलत एंट्री रिकॉर्ड हुई है या फिर इन्होंने ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दिया है। जो भी अकाउंटिंग का रूल होता होगा डेप्रिसिएशन दिखाने का फिक्स एसेट में, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए इन्होंने रिकॉर्ड किया। जनरल एंट्री पे चले गए, अगर आपको चेक करना है तो जनरल एंट्री पे गए और इस एंट्री को वापस ओपन किया कंट्रोल एंटर से, तो यहाँ पर आप एंट्री देख सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने गलत एंट्री पास कर दी हो, है ना। ऑडिटर का यही सब सारा काम होता है। तो ये एक डमी डाटा है, तो इसमें कई सारी चीजें ऐसे ही रिकॉर्ड है। तो ये सब समझाने के, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है, और क्रेडिट आपका, जैसे कि ये बिल्डिंग में आपको डेप्रिसिएशन दिखा दिया गया है 9,780 का, और एयर कंडीशन में दिखा दिया गया है 1,617 रुपये का डेप्रिसिएशन दिखा दिया गया, और क्रेडिट भी बिल्डिंग और एयर कंडीशन होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि कितना, एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने अनुमान लगाया और उस हिसाब से वैल्यू डाल दिया। ठीक है, एक परसेंटेज एक वो होता होगा, एक अकाउंटिंग में होता है डेप्रिसिएशन दिखाने का तरीका, उसी हिसाब से यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ जो रेट में है ये गड़बड़ है। तो अगर चीजें हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मेट होता है, तो इसको हम सभी को सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड पे डाल सकते हैं, ताकि ये हमें उनसे डिस्कस करना है, पूछना है क्लाइंट से। ठीक है, एंड इसके अलावा इसके अगर हम सन्डी डेप्टर्स में जाते हैं, क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर में देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, 420 का कुछ। ठीक है, क्योंकि जितने से आपका ये डेबिट हुआ, क्रेडिट आपका ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये माइनस में आपका ऑलरेडी चला गया। कस्टमर का इन्फिनिट। ठीक है, तो यहाँ से वो बैलेंसेस का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और आपको अगर पिछली साल की कंपनी से कंपैरिजन करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पिछले साल क्या इस ग्रुप में ग्रुप वाइज ट्रांजेक्शन हुए थे और इस साल का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से सपोज मैंने F3 किया और पुरानी कंपनी ले लिया, यहाँ तो 12 से 13 का ही दिखाई दे रहा है, 60 27 क्रेडिट 28 228 501 228 501, इसमें कुछ गड़बड़ है। 16 70 703 18 25, देखो ऐसे गड़बड़ पकड़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखो समझा रहा है कि क्योंकि 2 साल का है ना, 11 12, तो 11 12 का जो ओपनिंग था
वही तो 12-13 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, है ना। तो ये चीज तो ठीक है, दोनों मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, इसमें मैच नहीं कर रहा है। ऊपर तो मैच कर रहा है 228 501 ऊपर तो मैच कर रहा है, इसके अंदर जब अगर हम जाएंगे तो ये 16-17 भी मैच कर रहा है, 9780 मैच कर रहा है, 59-703 भी मैच कर रहा है, 15-825 भी मैच कर रहा है। ये तो सारे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब 47,500 24,950 ये भी मैच कर रहा है भाई। तो गड़बड़ कहाँ पर है, सभी को देखते हैं ओपन करके। आप लोग भी देखिएगा कुछ अमाउंट का या फिर डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। क्रेडिट, क्रेडिट ठीक है, क्रेडिट तो सही है, अमाउंट तो सही है। तो 88 तो ये रेड में क्यों शो कर रहा। ए, लेजर में देखते हैं, लेजर वाइज चेक करते हैं जरा। ये तो ग्रुप वाइज आप देख रहे हैं, लेजर वाइज देखना है तो यहाँ से F5 करेंगे, ये आपको लेजर वाइज दिखने लगेगा। तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग ठीक है, भी ठीक है। डमी डाटा में यही सब दिक्कत होती है। और 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 13 तक ओपन करते हैं, तो एक ही एंट्री ओपन हुई यहाँ पर, कि इस एंट्री को ओपन करते हैं कंट्रोल एंटर से। कुछ तो गड़बड़ है इस एंट्री में, 980 गड़बड़ है, 980 1670 ठीक है, 980 1670 500 585 47,500 24,950 59 यहाँ भी ठीक है यार, कहाँ गड़बड़ है। चलिए खैर ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ से इसका आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये भी एक ऑप्शन होता है वेरीफाई करने का। ये अगर आप ग्रुप से ग्रुप को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर लेजर से लेजर को या फिर ग्रुप से लेजर को, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि पिछले साल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने टोटल कितना खर्चा किया, ठीक है, और इस साल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे टोटल कितना खर्चा हुआ, ग्रुप टू ग्रुप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज मैंने ग्रुप टू ग्रुप लिया और किस ग्रुप पे एनालाइज करना है, किस ग्रुप का देखना है, तो सपोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया मैंने, ठीक है। और ये आपकी बेस कंपनी हो गई जो 12-13 की कंपनी है, ठीक है। अब किस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, 11-12 से कर रहे हैं, तो उस 11-12 के कौन से ग्रुप से कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैंने ग्रुप से ग्रुप लिया है तो यहां पर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही ले लेंगे। एंड 12-13 जो करंट ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर है हमारा, और ये पिछला 11-12 सॉरी। तो जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर हमको दोनों पिक्चर दिखाई देगी, एक आपका ये 12-13 का है, यहाँ पर देखिएगा ये 12-13 का है, एंड ये 11-12 का है, ठीक है, पिछले साल का एंड करंट ईयर का। तो यहाँ पर जो वेरियांस आ रहा है दोनों का जो डिफरेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो 11-12 में कोई डाटा नहीं है क्या, एंट्री नहीं है, आई थिंक इसमें डाटा नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये डिटेल आ रहा है ना, यहाँ पर 12-13 में यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी, तभी तो पता चलेगा कि इस साल टोटल इतना खर्चा हुआ, 61 लाख 36,607 रुपए, और 11-12 में कितना खर्चा हुआ था और कितना उसका डिफरेंट आया, वेरियांस आया। तो 11-12 का यहाँ पर कुछ भी पिक नहीं कर रहा है, इसमें डाटा नहीं है क्या। तो ऐसे आप ग्रुप से ग्रुप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा कोई ग्रुप लेके देखते हैं। सपोज हमें देखना था, सेल चेक कर लेते हैं, इसमें क्या सेल का तो कुछ होना चाहिए, जीएसटी सेल, एंड इसमें भी
इसमें जीएसटी सेल है नहीं। अकाउंट एंड सेल अकाउंट, ठीक है, दोनों सेल अकाउंट का सेल अकाउंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें भी नहीं है यार। आप लोग ओके ओके, एक मिनट देखते हैं 11-12 में डाटा है भी कि नहीं है। ये है 12-13 की, 12-13 एंड डेबुक पे जाके अगर हम एंट्री चेक करते हैं, एंट्री तो 12-13 में है, ठीक है। 11-12 की कंपनी लेते हैं और यहाँ से इसका पीरियड चेंज करते हैं, 11 एंड 12, इसमें जाके देखते हैं, इसमें भी है, वहां पे क्यों नहीं शो कर रहा। डाटा कंपनी में है तो फिर वहां क्यों नहीं शो कर रहा। एनालिसिस वेरिफिकेशन, डाटा एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर, ग्रुप कंपनी, सेल, करंट कंपनी 12-13, ठीक है, प्रीवियस कंपनी 11-12, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रीवियस कंपनी आ रही नहीं है, अच्छा देखो हमने यही नहीं सेलेक्ट किया, अरे यार इसे गड़बड़ कर दिया है, तो फिर कहाँ हो जाएगा, सॉरी, डिस्प्ले पे जाएंगे एंड एनालिसिस वेरिफिकेशन, ठीक है। हम लोग ने शुरुआती में यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, अगर शुरुआत में नहीं कर रहे हैं तो जब आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो कम से कम वहीं पर करिए, जैसे सेल से सेल ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीवियस कंपनी सेलेक्ट नहीं है तो डाटा कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो प्रीवियस कंपनी को भी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, हो गया। क्या है ये, 12-13-11, यहीं से कर लेते हैं इसको जरा सेलेक्ट, 11-12, ठीक है। इस पे आते हैं, सेल से सेल 11-12 आ गया, देखिए 12-13 का डाटा चला गया, 11-12 की सेल दिख रही है। क्या गलती हो रही है, 11-12, 12-13 ठीक है। गलती कुछ पकड़ पा रहे हो क्या, क्या गलती हो रही, देखिए 11 से 13 कुछ मिस्टेक हो रहा है, डेट को लेके मिस्टेक हो रहा है, मुझे लग रहा है डेट को, उस डेट की वजह से ही सही से ये काम नहीं कर रहा। 11-12 का डाटा आ गया, 12-13 का चला गया, ओके। एक काम करते हैं, इस कंपनी को बंद कर देते हैं, और इसमें कितने साल का डाटा है, इसमें 11-12, 12-13 छोड़ो, डाटा देखते हैं दूसरे डाटा में क्या है, 10 से 11, 11 से 12, 10 से 11, 11 से 12 ही है, 10 से 11, चलो चलते डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट वेरिफिकेशन, डाटा एनालिसिस। ये समझ पाए ना, ये क्या चीज है जिसकी इसके हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये क्लियर है कि नहीं। सेलेक्ट 11-12, आ जाना, क्या हो रहा है, नहीं आ, करंट पीरियड है 12-13, ठीक है, प्रीवियस है 11-12, ठीक है, डेट तो चेंज नहीं होगी,
कंपेयर कंपनी अकाउंट, यहाँ पर देखो डाटा दिख रहा है 12 13 11 12। यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, इन सभी लेजर का पिछले साल 11 12 में ओपनिंग नहीं था, बट इस साल है इसका क्लोजिंग। देखिए डाटा वो नहीं दिख रहा है, कोई रीजन होगा, इसको हम बाद में पता करके आपको बताएंगे। दोनों साल का आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर यही काम करता है कि अगर आप जो आपकी पिछली कंपनी है, पिछली कंपनी का किसी भी तरह का ग्रुप, यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है, किससे और करंट ईयर की कंपनी से किस ग्रुप से कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप टू लेजर, अगर कॉस्ट सेंटर बनाया है तो कॉस्ट सेंटर से लेजर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे सपोज सेल देखना था कि पिछले साल सेल कितनी हुई और इस साल सेल कितनी हुई है पूरे एक साल में, तो आप ग्रुप टू ग्रुप ले सकते हैं या फिर लेजर टू लेजर ले सकते हैं, अगर आपने अलग अलग लेजर बना के रखे हैं। तो यहाँ से मैंने ग्रुप टू ग्रुप लिया। ठीक है, सेल्स, एंड यहाँ पर भी सेल्स, यहाँ पर भी डाटा आपको दिखाई देगा, ये मान के चलिए यहाँ पर भी डाटा दिखाई देगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपको 11 12 का टोटल सेल दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से 12 13 का टोटल सेल यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर पाएंगे कि पिछले साल और इस साल में दोनों साल में सेल का ज्यादा कितनी हुई या फिर किस में सेल कम हुई, और दोनों का जो डिफरेंट है वेरिएंस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इस तरीके से हेल्प करता है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आप ग्रुप लेजर टू लेजर करना चाहते हैं या फिर ग्रुप टू लेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ले लिया मैंने लेजर टू ग्रुप। अब सपोज हमें देखना है कि जीएसटी सील का एक लेजर बना हुआ है या फिर सैलरी का बना है। ठीक है, सैलरी का एक लेजर बना हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उससे कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको लिया। तो यहाँ पर भी ये जो डिटेल आ रहा है ये आपका आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिटेल, और यहाँ पर जो सैलरी का लेजर होगा उस सैलरी का लेजर में आपने 12 13 में टोटल कितना खर्चा किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यही तो प्रोसेस है यार, क्या दिक्कत है। आ गया, आ गया, आ गया, क्या किया मैंने पता नहीं। ये देखो अब ये डाटा आ गया, अभी तक नहीं आ रहा था, पता नहीं कि कैसे आया। खैर, तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन आप कर पा रहे नहीं हैं कि सर, 12 बताना 13। पड़ेगा कि कैसे है। क्या चीज? संदीप जी, हाँ, बताना पड़ेगा कि कैसे है। चलो फिर से ट्राई करते हैं कैसे आया ये। नहीं नहीं एनालिसिस ठीक है, बस पीरियड। ऐसे ही तो बोल रहा है। अच्छा, इसमें सर एक चीज ये पूछना था, जो हम लोग होल्ड पे डालते हैं, ये चाहे हाँ वो सिंडिकेटर हुआ, चाहे लेजर हुआ, चाहे स्टॉक हुआ, क्या एक हाँ जगह पे वो सारे मैंने हमने कितना रिपोर्ट डाला एक जगह पे दिख सकता है हाँ, दिखता है, तो दिखाते हैं अभी वन तक का शॉट पे? हाँ अभी दिखाता है जितना भी हम लोगों ने होल्ड पे डाला है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं। जैसे डाला तो है ही हम लोगों ने। उसके लिए आप जाएंगे, एक तो यहाँ पर आ सकते हैं वाउचर वेरिफिकेशन पे। ठीक है, जी अब ये एनालिसिस पीरियड आपका ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो 12 13 करते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है क्या? 12 13 कर दिया। हम्म वाउचर, यहाँ पर आएंगे, वाउचर हम्म वेरिफिकेशन। वाउचर वेरिफिकेशन यहाँ पर जो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कल, जो ट्रेनिंग है, जैसे कि मैंने इस किसी भी एंट्री पे चले जाते हैं सेल की, फरवरी मार्च का, हम्म इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब कि हम्म वेरीफाइड, ओके।
इसमें हमको डाउट था तो मैंने इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई किया। एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन, एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन का मतलब आप ये कस्टमर से पूछेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑब्जर्वेशन का मतलब कि ऑडिटर की एक टीम होती है, ठीक है। अगर ऑडिटर ने अपनी टीम को काम बांट दिया है, ठीक है। अब सपोज ये श्री कृष्णा ट्रेडर्स का 12-13 का डाटा है, अब इनके यहाँ करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, कई सारे वाउचर हैं। तो ऑडिटर की भी एक टीम होती है, तो उसने क्या किया कि हर टीम को काम बांट दिया कि आप सेल देखेंगे, आप परचेज देखेंगे, आप डाटा एनालाइज करेंगे, आप ये करेंगे, ठीक है। तो अगर अपनी ही टीम से क्वेश्चन करना है तो उसके लिए इंटरनल ऑब्जर्वेशन हो गया, और एक्सटर्नल आपको कस्टमर से क्या पूछना है। तो सपोज यहां से आपने एक्सटर्नल कर दिया एंड आस्क टू, ऐसे ही कुछ लिख देते हैं ठीक है। और यहां पर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम, किससे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए एक्सटर्नल में, ठीक है। तो यहाँ पर एनी भी डाल सकते हैं, या फिर अगर उस कस्टमर का जो अकाउंटेड होता होगा ना, ये सब कुछ यहाँ से आप बना सकते हैं, एक जगह से बनेगा। ये हो गया एक्सटर्नल वाला, ठीक है। दो को मैंने कर दिया, एक एंट्री और ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, सपोज वेरीफाई करना है, इसको मैंने कर दिया इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल में मान लीजिए हमारे साथ अमृत है, ठीक है, ये भी ऑडिटर करते हैं हमारे साथ, तो मैंने अमृत का नाम डाल दिया कि ये चीज ध्यान में रहे कि ये अमृत से क्लियर करना है कि ये इसका क्या हुआ। तो जो भी यहाँ पर हम लोग इसको करते जा रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये रिकॉर्ड होता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल कितना पेंडिंग है, एक्सटर्नल कितना पेंडिंग है, और जब आप इस पे जाके एंटर करेंगे तो कौन सी एंट्री पेंडिंग है, इसका क्या हुआ, फिर अमृत से पूछेंगे, ठीक है। एंड अमृत अगर इसका आंसर दे देते हैं तो यहां से हम जाके इसको फिर से वेरीफाई करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। तो अमृत ने सपोज इसका आंसर दे दिया, तो ये क्या हो गया, इंटरनल ऑब्जर्वेशन क्लेरिफाइड, ठीक है। या फिर डायरेक्ट वेरीफाइड यहां से करके एंड जो भी सही है करके कर दिया, तो ये एंट्री यहां से हट जाएगी और वेरीफाइड वाले में यहां पर जाके शामिल हो जाएगी, यहां पर, सॉरी यहां पर इस जगह देखो दो एंट्री यहां पर आ गई है। ये देखो वेरीफाई जो नोट्स लिखा था वो यहां पर आ गया। यही पूछ रहे थे ना। तो भी वेरीफाई करते हैं, एक्सटर्नल, ये भी उठ के वहां पर चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखिए 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 एंट्री कौन कौन सी है, क्या उसका नोट्स लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यही पूछ रहे थे ना सत्यजीत जी, चले गए क्या। अच्छा होल्ड पे, अरे यार, ठीक है। तो इंटरनल वाला यहाँ पर दिखाई देगा, इंटरनल अपनी टीम से अगर कोई कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, एक्सटर्नल कस्टमर से। और अगर ये कंपनी का पूरा जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख के आएगा ऑडिटेड करके, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी को दोबारा ऑडिट करेंगे तो ये बता देगा ये कंपनी ऑडिटेड है पहले से ही। तो इसके अलावा भी एक जगह रिपोर्ट होती है, सत्यजीत जी देखा ना आपने यहाँ से, ये यहाँ से जी सर, इसका, जी सर, जी सर। ठीक है। इसके अलावा भी एक रिपोर्ट होती है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। वो चीज कहाँ पर है, थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग इसके अंदर नहीं है। ऑडिट पीछे वाला बोल रहे हैं क्या आप? ऑडिट फीचर्स वाला नहीं, एक ऑडिट, ऑडिट फीचर्स तो इसी में होता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टैली ऑडिट फीचर्स करके। अभी हाँ, क्योंकि इनेबल मैंने नहीं उसको किया है तो मतलब नहीं दिखाई देगा। जी। स्टॉक जनरल एजिंग, हम आपको कल जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें बताते हैं आपको, एक तो वहां से देख सकते हैं, और एक जगह रिपोर्ट और आती है, ये रहा, ये रहा वाउचर क्लेरिफिकेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, इसको आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि इसमें ढूंढने में तो काफी समय लग रहा है।
ये देखो तुरंत यहीं से आ गया एंड एंटर। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर भी होती है कि कितने वाउचर का वेरिफिकेशन आपको कराना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन कितने हैं। तो यहाँ से जाके, क्योंकि अभी तक का मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, नीड क्लेरिफिकेशन। अभी फिर से आते हैं उसी डाटा पे, डिस्प्ले और एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या दिखता है, कैसे दिखता है, ये चीज क्लियर है। जी हाँ। और ये आइटम वाला, आइटम और ये चारों अभी मैंने डिस्कस किए हैं। ये चीज इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं वो है जो ग्रुप दिक्कत। वाला बता रहे थे आप, ग्रुप वाला देख लेते हैं। और सपोज एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ये सिंपल सा ये समझ लो कि इसमें अगर आपको पिछले साल की कंपनी का किसी भी लेजर या ग्रुप जो यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, कंपैरिजन कंपैरिजन अगर आपको करना, और ऑडिटर करते हैं ना कि अगर पिछले साल आपकी कितनी सेल हुई बताइए, और इस साल कितनी सेल हुई, इतनी ज्यादा कैसे हो गई, पिछले साल इतनी कम क्यों थी। या फिर खर्चे, आपने टैक्स को बचाने के लिए खर्चे ज्यादा दिखा दिए अपनी कंपनी में, तो ऑडिटर कैसे पकड़ेगा, ऐसे ही पकड़ेगा कि पिछले साल की जो कंपनी आपकी ऑडिट हुई होगी, तो वो कहेगा कि चलिए ठीक, पिछले साल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो सपोज समझ लो, फिर से देखते हैं अगर आ जाना चाहिए, क्या दिक्कत है कि पिछले साल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इस साल के इनडायरेक्ट, अच्छा यहाँ पर लेजर टू ग्रुप दिया है, ठीक है, तो ग्रुप टू ग्रुप ले लेते हैं, किस तरीके से एनालाइज करना है। यहाँ से मैंने F3 किया, ठीक है, पुरानी कंपनी को सिलेक्ट किया, नहीं आया, यही गड़बड़ है, पता नहीं कैसे आ गया था। अभी पुरानी कंपनी लिया, फिर से F3 किया, और क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 11-12 वाली कंपनी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 11-12 कंपनी है, सिंपल सा लॉजिक दिक्कत कर रहा है ये, ग्रुप टू ग्रुप 11-12 11-12, ठीक है, तो 11-12 का आ गया। अब F3 करके, मैंने वहां पर 11-12 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर F3 करके 12-13 कर लेते हैं। हाँ भाई आ गया डाटा। तो भाई देखो इस तरीके से ये डाटा आएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल दिख रहा है कि टोटल आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पिछले मतलब इस साल 12-13 में इतना टोटल खर्चा किया, और 11-12 में आपने इतना खर्चा दिखाया था। तो इस बार इतने का जो एक्सपेंसेस कैसे बढ़ गया, हो सकता है कि एक्स्ट्रा आपकी कंपनी में कई सारे खर्चे ऐसे हुए हों। तो अगर हुए हैं तो कौन कौन से खर्चे हुए हैं, ऑडिटर उसका डिटेल मांगेगा कि डिटेल दिखाइए। ऐसा तो नहीं है कि आपने टैक्स को बचाने के चक्कर में अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा दिखा दिए, ठीक है। तो पिछले साल आपका 61 लाख के आसपास हुआ था, और इस साल सॉरी, इस साल आपका 61 लाख के आसपास हुआ है टोटल, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप में जो लेजर बने वो नीचे आप देख रहे हैं, और पिछले साल में 42 के आसपास खर्चा हुआ था, इतना डिफरेंट कैसे, वेरियांस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इसी तरीके से हेल्प करता है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ऑडिटर कर सकता है जैसे इसको नीड है, ठीक है। तो ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद क्या है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब पेंडिंग डॉक्यूमेंट से नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपका कुछ भी पेंडिंग होगा, जिस भी ईयर की कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। रिसीवर पेबल मतलब ये इतना टोटल पैसा आपको कस्टमर से लेना है, और कंपनी आपकी ऑडिट हो रही है, इतना पैसा कस्टमर से लेना है, रिसीवर, ठीक है। एंटर करेंगे तो किस किस से लेना है वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये गड़बड़ है, ये देखो गलती पकड़ी गई। अब ये कैसे क्या गड़बड़ है, क्योंकि जब हम ये रिसीवल में जा रहे हैं, रिसीवल का मतलब है कस्टमर डेप्टर्स, और यहाँ पर भी डी है,
और नीचे दिया है पेंडिंग पेबल्स, मतलब कि क्रेडिटर्स को पे करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस चीज को पकड़ सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो सिंडिकेटर्स है ना, ये ग्रुप में यहाँ पर डिफाइन है, तो ये एंट्री यहाँ पे क्या कर रही है। तो इस एंट्री पे जाके एंटर करके ये एंट्री किस मंथ की है, या फिर इसका जो ग्रुप है जो आपने इसका लेजर बनाया होगा, कंट्रोल एंटर से नहीं ओपन हो रहा है, यहाँ से भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एंट्री आ गई, डेट मैंने सिर्फ चेंज किया, और ये परचेज का है। देखो ये परचेज की एंट्री है, और ये जो पार्टी है सिंडिकेटर्स में ही बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज गड़बड़ है ना, जब ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिटर्स में क्रेडिट होता है क्योंकि लेना होता है पैसा, यहाँ पर डेबिट हो चुका है। गलती से हुआ हो या फिर जानबूझ के किसी ने किया हो, ये डेबिट है, ऐसी गलती से किया होगा तो ये क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिट होता है, डेबिट है तो डेबिट होता है। कि हाँ ये चीज नहीं सही है, ये गलत है, तो आप बता सकते हैं। इसे बनाएंगे किसी भी पार्टी का, अगर क्रिएटर का बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए सही हो गई, वो एंट्री यहाँ से चली गई। ठीक है, और एक लेजर हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे ये होता है, क्रिएट मास्टर एंड लेजर। सपोज एक लेजर बना रहे थे सिंडिकेटर्स, या फिर पिछले साल का ही लेजर होगा, उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस था, तो क्रेडिटर से हमेशा पैसे लेने होते हैं, तो ऑटोमेटिक देखो क्रेडिट आता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट आ रहा है। और यदि ये कस्टमर होता, और यहाँ पर जो अमाउंट डालते हैं हम, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो एक बार जाके बाहर और फिर से आते हैं, और फिर से ले लेते हैं ऐसे ही कुछ करके सन्डी डेटर्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब क्या होगा, डेबिट होगा। देखो ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या था, उन्होंने डेबिट कर दिया था। तो इस तरीके से क्या है, डाटा को देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, गलतियां पकड़ रहे हैं, और जो सही है उसको सेलेक्ट करके सिंपल सा वेरीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए पेबल्स, पेबल्स में जब आप गए तो देखा कि अरे यहाँ पर डेप्टर्स क्या कर रहा है, तो कस्टमर से पूछेंगे कि ये क्या चीज है, ये डेप्टर्स यहाँ पे क्यों आ रहा है। या फिर ऑडिटर है, डाटा हमको मिल चुका है तो हम इस एंट्री को ओपन करेंगे। ठीक है, इन्फो सॉफ्ट सोल्यूशन कंपनी को लेजर को ओपन करेंगे, और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे किस मंथ का है ना। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये डेबिट हो रहा है, एक तो ये क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट वाला तो सही है क्योंकि इस पार्टी को पेमेंट करना है। नहीं, डेबिट वाला, हाँ क्रेडिट वाला गलत है क्योंकि ये कस्टमर है ना, तो कस्टमर का अमाउंट डेबिट होता है यहाँ पर, ये क्रेडिट, इसमें गड़बड़ है। तो इस एंट्री को जब आप ओपन करोगे, ये इसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो इसका ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का जो भी होगा। इस ओपनिंग लेजर को ओपन किया तो ये देखिए ये डेप्टर्स है, और यहाँ पर सी आर किसी ने कर दिया, या फिर क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इस तरीके से क्या है, मैंने उसको डी आर कर दिया, इसको मैंने सही कर दिया, एक ऑडिटर ने इसको सही कर दिया, वो देखिए यहाँ से एंट्री हट गई। तो इस तरीके से आप पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा उसका वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, गलतियां पकड़ सकते हैं, और उसी गलती को यहीं से डायरेक्ट आप सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, अगर आपकी कंपनी में सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो वो भी यहाँ पर दिखेगा कि आपको ऑर्डर मिला और आपने ऑर्डर के अगेंस्ट में माल को डिलीवर कर नहीं किया, या फिर डिलीवर कर दिया है और अभी तक का आपने इनवॉइस नहीं भेजी, तो ये सब कुछ पेंडिंग यहाँ पर दिखता है आपका। है ये चीज पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़े, देखो दूसरा क्या है, पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब जो मंथली पेमेंट होते हैं या फिर मंथली पे रिसिप्ट आता है। ठीक है,
कि यहाँ पर हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफाइन नहीं होगा। जब आप पीरियोडिक पेमेंट पे जाएंगे, पीरियोडिक पेमेंट कैसे होगा, जैसे कि आपका सैलरी, रेंट, तो रेंट क्या है, हर महीने आप पे करते हैं, तो ये आपका पीरियोडिक पेमेंट हो गया। सैलरी पीरियोडिक पेमेंट हो गया। आपको कहीं से पैसा आ रहा है मंथली, ठीक है, तो आपका पीरियोडिक रिसिप्ट हो गया। तो अगर आप पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसिप्ट का डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद अगर कोई ग्रुप एक्सपेंसेस का लेजर देखना चाहते हैं ग्रुप वाइज, तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑल आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऑल आइटम पे को तो नहीं पता कि पेमेंट रिसिप्ट क्या होता है, तो टैली को हमें बताना पड़ेगा कि भाई इतने सारे लेजर हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपनी में 58 से ज्यादा है ना, कितने लेजर हैं, 89 लेजर बनाए हुए हैं। तो टैली को तो नहीं पता कि इसमें पीरियोडिक पेमेंट क्या है, पीरियोडिक रिसिप्ट क्या है, तो हमें बताना होता है, ठीक है। तो बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होगा, ये क्या है, रिस्टोर डिफॉल्ट, इसको हाँ बताने के लिए क्या करते हैं कि इस कर्सर पे लेके जाते हैं, सॉरी उस लेजर पे लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं सैलरी, ठीक है। तो सैलरी हमारा क्या है, पीरियोडिक पेमेंट है, हर महीने दिया जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और राइट में अल्टर वी अपडेट कर दिया। इससे फायदा क्या होता है एक ऑडिटर को कि उससे पता चल जाता है कि टोटल इस साल में कितना होना चाहिए। अब सैलरी है तो एक साल में 12 बार तो देंगे, रेंट है तो एक साल में 12 बार तो देंगे। तो इससे डाटा को एनालाइज करने में थोड़ा सा मदद हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए सपोज रेंट कोई है क्या, रेंट नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ये है हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस है ना, तो इसको सिलेक्ट किया, वी बटन कर दिया, तो ये अपडेट हो जाएगा और टैली को पता चल जाएगा ये पीरियोडिक लेजर है, ठीक है। एंड तो यहां से हम इसको बताते हैं एनालिसिस वाउचर रिपोर्ट, ठीक है। नहीं, तो यहां से मैंने इसको बताया, बताने के बाद इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिखता है, दोनों जो मैंने बताए हैं वो सेव हो चुके हैं, पीरियोडिक पेमेंट एंड पीरियोडिक, ये भी पेमेंट है। अगर इसी तरीके से आपका मंथली कहीं से पैसा आ रहा है उस तो आपने उसका लेजर बनाया होगा तो उसको आप चढ़ा सकते हैं पीरियोडिक में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन मैंने यहाँ पर कर दिया। और अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाके की बार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चलते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सारे लेजर हैं, ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली मैंने पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसिप्ट को डिफाइन किया और कुछ नहीं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसका रिफ्लेक्ट कहाँ पर पड़ेगा। दूसरा क्या है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि रिपीटेड ट्रांजेक्शन कितना है, देखिए एक ट्रांजेक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है। कई बार क्या होता है ना कि डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर एक ही ट्रांजेक्शन को कई बार रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर रिपीटेड ट्रांजेक्शन पे आप देख सकते हैं डेट चेंज किया, अच्छा वहां पर भी डेट चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पर जाके थोड़ा सा यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पीरियड नहीं है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन पे गए 12-13, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें सपोज सैलरी का देखना है, सैलरी कहाँ गई, ऑफ रेंट है क्या, तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जो लीजर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि रेंट एक साल में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए। सैलरी एक साल में कितनी बार होनी चाहिए, 12 बार होनी चाहिए। तो अगर 12 बार से ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, अगर कम है तो क्यों कम है। तो ये क्या है, चेकिंग हो रही है, ऑडिटर कर रहा है। तो अगर सपोज ये मान लीजिए ये आपका कवितास रेंट है, तो कवितास को रेंट जाता है 1 लाख का जो भी पर होने चाहिए। 18 रेंट यहाँ पर क्या करें, तो 18 बार इस ट्रांजेक्शन को रिपीट किया 1 लाख को। तो जब आप इस पे एंटर जाएंगे, एंटर करेंगे,
इसको चेक करेंगे, हो सकता है कि ये एंट्री सही हो ना, हो सकता है ये एंट्री आपकी गलत हो। तो यहाँ पर जाके इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि क्लाइंट क्या कर रहा है कि पहले जनरल वाउचर रिकॉर्ड कर रहा है, देन उसके बाद पेमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जनरल वाउचर पहले कंपनी के लायबिलिटी को डेबिट किया, देखिए उसने रेंट, और क्रेडिट किसको देना है उसको, फिर उसके बाद वो पेमेंट कर रहा है 1 लाख का, उसके बाद 1 लाख का पेमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से सही है, लेकिन ये बराबर होना, 12 दूना 24 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जून मंथ का दिया हुआ है, जुलाई मंथ का दिया हुआ है, अगस्त मंथ का भी है, सितंबर का भी है, अक्टूबर का भी है, नवंबर भी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का नहीं है। ठीक है, तो अगर मार्च का भी 2 एंट्री आप जोड़ ले तो 18, 19, 20 हो जाएंगी। तो 12 ये आपका जनरल वाला हो जाएगा, 12 आपका ये पेमेंट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च का नहीं है, तो ये यहाँ पर सही है डाटा एक तरीके से। ठीक है, अगर नॉर्मल सिर्फ पेमेंट होता, जनरल वाउचर ना होता, सिर्फ पेमेंट होता, 18 बार दिखाते, तो ये चीज गलत। 18 बार कौन से मंथ का आपने रेंट दे दिया, वो भी इसी लेजर को। तो यहाँ से रिपीटेड ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद गोडाउन रेंट आपको देखना है, तो देखिए गोडाउन रेंट तो सही सही दिखाई दे रहा है, 12 बार है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने गोडाउन रेंट पे लिया है तो उसका आप मंथली तो पेमेंट करते होंगे, एक बार में 2 बार तो पेमेंट करेंगे नहीं। देखिए अप्रैल से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये क्या है, ओके, ये सब कुछ सही है। तो यहाँ पर आप रिपीटेड ट्रांजेक्शन देख सकते हो। 2-3 एग्जांपल बता दिए हैं, अब आप प्रैक्टिस यहाँ। उसके बाद क्या है, रिलेटिव साइज फैक्टर, जिसे हम आरएसएफ बोलते हैं। ये भी एक तरह की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या बताता है कि आपका ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें साइज फैक्टर ज्यादा है, और साइज फैक्टर से आप ये समझ लेंगे कि उसमें कितने अमाउंट का डिफरेंट आया है, उसमें ऐसा क्या है। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, एंड जो सबसे कम होगा वो सबसे नीचे दिखेगा, 1.0.1। ठीक है, तो अगर आप ऊपर देखेंगे कंप्यूटर जंक्शन पे 17.07 का साइज फैक्टर है। इतना डिफरेंट क्यों है इस लेजर में, इतना वेरियांस क्यों दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस पे एंटर करेंगे, एक ऑडिटर एंटर करेगा, तो वो देखिएगा कि एक सेल हुई है 3,36,000 की, एक सेल हुई है 19,688 की। तो ये तो पॉसिबल है, सेल तो हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये तो इस पे कोई क्वेश्चनेबल आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इस ओके। तो इसको आप क्या कर सकता है, वो वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये ठीक है, चलो इसको मैंने वेरीफाई कर दिया, एक का ऑडिटर ने इसको वेरीफाई कर दिया। लेकिन क्या करेगा, इसका जो भी वाउचर होगा, इनवॉइस होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो मांगेगा कि अच्छा ये दिखाइए, ये सेल जो आपने करी 19 की और ये 3,36,000 की, इसका हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो ऑडिटर हर चीज का बिल मांगते हैं, लेजर मांगते हैं। ठीक है, जिन्होंने ऑडिट कराया है या फिर ऑडिट के साथ देखे हैं, तो आप लोग को ये अच्छे से पता भी होगा। उसके बाद और भी किसी एक लेजर का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सैलरी लेते हैं, सैलरी बनी है क्या, स्टाफ या फिर रेंट, रेंट तो है नहीं, गोडाउन, गोडाउन भी नहीं है, यही सेकंड नंबर वाला ले लेते हैं, है ना। सेकंड नंबर कौन सा था, ये 13 पॉइंट, जैसे कि हाँ ये भी चलो ठीक है, देखने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने का डिफरेंट है, तो इसमें तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जैसे कि गोडाउन रेंट है, वो तो मंथली एक ही अमाउंट जाएगा ना, वो तो कम ज्यादा तो होगा नहीं, कि इस महीने रेंट आपका गया है 5,000 और अगले महीने चला गया है 10,000। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक गलती पकड़ में आ रही है, ये सही भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन ये गलती है। हर महीने आप देख रहे हैं कि 5,000 या फिर 5,000 से नीचे ही लाइट जा रहा है। फरवरी मंथ में ऐसा क्या हुआ कि 75,000 का लाइट का इन्होंने ट्रांजेक्शन दिखा दिया, 75,000 रुपए का। तो ये क्या है, क्वेश्चनेबल है।
क्लाइंट से पूछना कि ऐसा क्या हुआ था कि जो आपने 75,000 का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिखा दिया। हो सकता है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, अकाउंटेंट से कुछ मिस्टेक हो गया। तो अगर आप इस एंट्री को ओपन करेंगे या फिर ऑडिटर इस एंट्री को चेक करेगा, तो यहाँ पर एक गलती है। ठीक है, और गलती वो क्या है, कोई बता पाएगा इस एंट्री में क्या गलती है? यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये एंट्री गलत है। तो इस एंट्री में एक चीज गलत है। क्या चीज गलत है? हो सकता है कि अकाउंटेंट या फिर डाटा एंट्री ने, डाटा एंट्री को देखो, जो वो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनको जो बोला जाएगा फटाफट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, डाटा एंट्री और अकाउंटेंट में डिफरेंट होता है। डाटा एंट्री उनको बोलते हैं जो फट सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट जो चढ़ाते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो पूरा सारा काम हिसाब जो भी दिखता है। तो इस एंट्री में एक गड़बड़ है। ठीक है, जब ऑडिटर इसको चेक करेगा तो ऑडिटर इस चीज को पकड़ लेगा। और गड़बड़ क्या है, यहाँ पर देखिए नरेशन में लिख दिया है परचेज जनरेटर किया है, जनरेटर परचेज किया है। तो अगर जनरेटर परचेज किया है तो जनरेटर आपकी कंपनी के लिए तो फिक्स एसेट हो गई ना। तो फिक्स एसेट्स की एंट्री हम तो परचेज में कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस लेजर को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। यहाँ पर आप एक जनरेटर का लेजर बनाएंगे, क्योंकि जनरेटर तो आपका फिक्स एसेट है, और उसको फिक्स एसेट में रख के उसको सेव कर देंगे। तो ये चीज यहां से सॉल्व हो जाएगी। तो ये गलती थी, परचेज ऑफ जनरेटर, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं है। ठीक, इस तरीके से यहां पर हमको ये मदद मिल जाती है साइज फैक्टर से, कि लेजर वाइज हम किसी का साइज फैक्टर देख सकते हैं और उस चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब जैसे कि अगर ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस पे आप देखो 2.50 का साइज फैक्टर दिखाई दे रहा है, एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि हर महीने रिपेयर्स पे 12,000 खर्चा हो रहा था, और 29 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि उसका दुगना, 3 गुना भी समझ लो, खर्चा हो गया। 30,000 रुपये खर्चा हुआ। ऐसा क्या था? ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चनेबल हो गया। ठीक है, तो इसको वेरीफाई नहीं करेगा। अगर ये वैलिड है तो क्लाइंट से कहेंगे कि ठीक है 30,000 का बिल दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, लेजर दिखाइए। ठीक है, अगर ये सब कुछ तो ओके है, ये तो चलो ठीक है। ठीक है, ये गड़बड़ है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई कर दिया। इट्स ये डन, ये ऑडिट हो चुका है क्योंकि ये सही था। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका। ये इसमें डाउट है हमको 30,000 में, तो मैंने इसको ओपन किया, एंट्री से, एंट्री ओपन करते हैं, शायद एंट्री से कुछ पता चल जाए। तो एंट्री तो ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस ठीक है, और हायर चार्जेस फर्नीचर, इसका लीजर देखते हैं क्या बनाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाया है। इसका भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाया है। नरेशन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर्स। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कुछ ऑडिटर को कुछ गड़बड़ लगता है, सिंपल सी बात, वेरीफाई करेगा वो, और इसको एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन पे डाल देगा, या फिर इसका जो भी टीम का काम बटा हुआ उसमें डाल देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें नोट लिख दिया, प्लीज अटैच द बिल। कोई बिल तो होगा आपके पास 30,000 का, जो आपने इसमें दिखाया है, दिखाइए। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो इस तरीके से वो सारे लेजर का साइज स्पेक्टर देखेंगे। अगर किसी का कम है तो इस पे देखने की जरूरत नहीं है, 1.0.1 है, एंटर करेंगे, इस पे कोई फोकस करने, सिंपल है। ठीक है, किसमें किया जाता है, जिसमें ज्यादा साइज स्पेक्टर दिखता है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा अमाउंट का हेरा फेरी है। ठीक है, इनपुट कॉरियर चार्जेस, बेस्ट ट्रेवल लिमिटेड का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक 25,000, एक 95,000, इतना डिफरेंट। 20 सितंबर, और दोनों 20 सितंबर को पास किया गया। हो सकता है गलती से किया हो सकता है कि एक ही यूजर ने 2 बार कंट्री पास कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि जेन्युइन है, एक दिन में 2 तरह के खर्चे हो सकते हैं। एक आपका जा रहा हो
किसी अदर लोकेशन पे, एक जा रहा हो आपका किसी अदर लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ओके लगता है हमको, चलो ठीक है, 25,000 तक का आप दिखा सकते हैं, ठीक है दिखा दीजिए। लेकिन ये अगर हमें गड़बड़ लगता है तो इसको ऑडिटर क्या करेगा, एक्सटर्नल डाल देगा, भैया ठीक है ये बात नहीं, आपने दिखाया तो सही होगा, लेकिन हमको इसका बिल दिखाइए, ट्रेवल एक्सपेंसेस का जो भी बिल है अटैच करिए। ठीक है, ये नोट्स बनाते जा रहे हैं, वेरिफिकेशन करते जा रहे हैं। तो ये है आपका साइज फैक्टर। इसमें 4-5 एग्जांपल बता दिए हैं, आप भी करके देखिएगा। उसके बाद है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या दिखता है आपको, यहाँ पर आपने अपने बैंक से रिलेटेड जो भी काम, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री दिखेगी, सिंपल सा आप ये समझ लो, डिपॉजिट विड्रॉ ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मंथली कितना डेबिट क्रेडिट जो भी हुआ है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक डेट, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डिले कितना हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अभी ये रिकॉल्ट क्यों करते हैं, यहीं से आप, सॉरी, बाकी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये रिकनसाइल करने के लिए है, ठीक है, अगर आपको ये रिकनसाइल, हालांकि ये रिकनसाइल्ड है क्योंकि बैंक डेट मेंशन है। ठीक है, अगर ये बैंक डेट मेंशन ना होती तो जिसे बीआरएस बोलते हैं ना रिकनसाइल्ड, यहाँ से भी आप अल्टर क्यू करके रिकनसाइल्ड कर सकते हैं, उसी रिपोर्ट पे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब दिखता है। देन उसके बाद अगर सब कुछ ओके है तो वही सेम प्रोसेस, सेलेक्ट, वेरीफाई, ये सारी चीजें। ठीक है, कैश विड्रॉ डिपॉजिट टू बैंक, यहाँ पर जाके आपको कैश और बैंक का डिटेल दिखेगा। ये आपका जो आपकी कंपनी का जो बैंक होगा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, अगर मल्टीपल बैंक है तो मल्टीपल बैंक दिख जाएंगे। तो टोटल अमाउंट इतना, टोटल वाउचर इतना, ठीक है, इस पे एंटर किया आपने। एंटर करने के बाद आपको कितना आपने डिपॉजिट किया ना, ये जो एंट्री है कैश विड्रॉ और डिपॉजिट वाली है, निकालना और जमा करना। ठीक है, और ये जो था बैंक टू बैंक होता नहीं है, इंटर बैंक ट्रांसफर करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये वो वाली एंट्री है। तो जब आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक टू बैंक है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा, है ना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया गया, इंटर बैंक ट्रांसफर किया गया। तो ये उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी कंपनी में टोटल कितना कैश जमा किया गया है मंथली और निकाला गया है वो यहाँ पर दिख रहा है। इस एंट्री को ओपन करेंगे तो ये कैश टू बैंक, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा था। नंबर ऑफ डिले देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इसका भी एक मतलब होता है, इसको इसको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका यूज क्या है आखिर। ठीक है, इसका यहाँ पर बेनिफिट क्या है इस चीज को देखने का। ठीक है, तो ये इंटरबैंक और कैश विड्रॉ ऐसे ही है। फिक्स एसेट एनालिसिस, ठीक है, एक ऑडिटर जो आपने अपनी कंपनी में फिक्स एसेट दिखा के रखे हैं, ठीक है, उसका भी एनालिसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पर फिक्स एसेट्स की सारी लिस्ट आ जाएगी जो आपने बनाई है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट, एक रूल होता है कि अगर कोई फिक्स एसेट्स है या 180 दिन से ज्यादा है तो उसका कुछ परसेंटेज डेप्रिसिएशन आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वो आप थोड़ा सा गूगल करिएगा, ऐसा कुछ होता है, तो उस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन दिखा के उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी भी इसमें मिलती है फिक्स एसेट्स में, डेप्रिसिएशन दिखा के। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट जो भी है उसको, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फिक्स एसेट्स पे क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन दिखाया है, जैसे कि इस पे दिखाया है ना, एंड फर्नीचर पे दिखाया है, बाकी सब पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है। तो क्यों नहीं दिखाया है, क्या इसका रीजन है? ठीक है, यहाँ से सारा क्या हो जाएगा, क्लेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर ये इस पे मान लो कि डेप्रिसिएशन दिखाया है तो ऐसा तो नहीं कि ज्यादा दिखा दिया है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग था, ये ओपनिंग बैलेंस है 11/12 का।
ठीक है, 11-12 का ये ओपनिंग बैलेंस है और 12-13 का हम लोग चेक कर रहे हैं। एडिशनल 8,000 का कुछ और ऐड किया गया, खरीदा गया। ठीक है, 12,000 का एडजस्टमेंट किया गया और 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर इसका पूरा आप इस हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इसी एंट्री पे जाके कंट्रोल एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर। यहाँ पर देखिए ये तो इसका ओपनिंग है। ठीक है, 8,000 का कुछ परचेज किया होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्ड। ठीक है, 8,000 का कुछ परचेज किया होगा। चलिए देखते हैं 8,000 का कुछ परचेज किया है क्या। तो सिंपल सा देखने के लिए हम इसके लेजर पे चले जाते हैं। ठीक है, क्या है, एफ आई फिक्स्ड, ये वाली एंट्री है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्स्ड, ये ठीक है। ये देखो 8,000 का यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, 8,000 का ये है, क्या दिखाया गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन दिखाया गया, 15,000 का डेप्रिसिएशन, वो क्लोजिंग बैलेंस था, 8,000 का डेप्रिसिएशन करके यहाँ पर कुछ दिखाया गया। ठीक है, यहाँ से आपको फिक्स एसेट्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती। ये सब हमें सिर्फ ऑडिटर, जो ऑडिटर ऑडिट करते हैं, जो सीए हैं, उनको बताना है कि ये सब चीजें टैली में हैं, पहले से ही मौजूद है। ठीक है, अब ये भी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल और ऑडिटर में भी। ट्रांजैक्शन हॉलीडे, तो एक ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है कि इन्होंने हॉलीडे में तो पास नहीं कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जितनी भी एंट्री है संडे वाले दिन पास की गई है और संडे को इनका वीक ऑफ रहता है। ठीक है, अब जब ऑफिस आपका बंद है तो ये ट्रांजेक्शन कैसे हो गया 40,000 का। चलो बैंक का है, बैंक का तो मान सकते हैं कि एनएफटी आरटीजीएस जो भी हुआ होगा ये तो वैलिड है, मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई माल आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई जर्नल पे चढ़ा हुआ है, तो ये छुट्टी वाले दिन कैसे हुआ। तो अगर आपको ये सारा देखना है तो सिंपल यहाँ से आपको पहले कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, अल्टर क्यू, आपका वीक ऑफ कब होता है, संडे या फिर सैटरडे, कई कई लोग का सैटरडे भी होता है, तो यहाँ से ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप पूरा कैलेंडर टाइप करेंगे, अक्टूबर जनवरी से लेके पूरा एक फाइनेंशियल का। सपोज जैसे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है ना, जैसे कि, तो यहाँ पर आप डालेंगे 2 अक्टूबर, क्या था 2000, क्या है भाई, डेट डालना है, 11, ठीक है, अक्टूबर, ये बढ़ रहा, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, 2 अक्टूबर। यहाँ पर पूरा कैलेंडर डिफाइन करना होगा आपको। डेट ऑटोमेटिक उस दिन क्या है अपने आप आ जाएगा, रीजन डालना पड़ेगा क्या है उस दिन। ठीक है, जैसे गांधी जयंती हॉलीडे, तो जब आप ये पूरा डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पर आप जब देखेंगे आके तो पूरा आपको डेट के उस हिसाब से डाटा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक में मैंने किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। इसमें देखो मैंने किया हुआ है शायद, डिस्प्ले वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन ऑन हॉलीडे। गोटू से भी आप सर्च कर सकते हैं, एकदम गोटू से तो एकदम आसान है, टाइप करिए, देखिए आ गया, एंटर। तो ये देखिए ये मैंने कैलेंडर यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ था। ये देखो कुछ इस तरीके से ना, 2 अप्रैल गुड फ्राइडे, रमजान, वैसाखी, नवमी, इस तरीके से मुहर्रम, जन्माष्टमी, ये पूरा कैलेंडर आप मैनुअल एक बार डिफाइन कर देंगे स्टार्टिंग में ही, भाई दूज, रक्षाबंधन, क्रिसमस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो अगर वो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे दिन में होगा, जैसे देखो ये गुड फ्राइडे को ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ, ये तो वीकली ऑफ था, बाकी
रामनवमी को ये सारा काम हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट हॉलीडे भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे का पूरा डिटेल मिल जाएगा। 15 अगस्त कुछ है क्या यहाँ पर? 15 अगस्त में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हॉलीडे उसमें भी होता है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को कोई पास किया नहीं गया है तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको बनी बनाई एक रिपोर्ट मिल जाएगी और आसानी से पहचान पाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है आपने इस हॉलीडे वाले दिन क्यों किया। अगर किया तो इसका एविडेंस दिखाइए। कि मान लीजिए यहाँ पर एक एंट्री होती, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, अब 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे है और आपने 15 अगस्त को 11 लाख की सेल दिखा दी या फिर 11 लाख की परचेज दिखा दी, तो अगर हुई है, जेन्युइन है आपका, तो इसका बिल दिखाइए, ठीक है। तो अगर बिल मिल जाता है तो ओके, अदरवाइज सिंपल सा वही चीज, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन हॉलीडे करके भी इसमें है। उसके बाद एक है आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब यहाँ से एक ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि इस क्लाइंट की डाटा में सबसे हाईएस्ट ट्रांजेक्शन इस वाले कौन में सा सर है। वो डेट नहीं हाँ, चेंज होती, ठीक है। किसमें? हाँ, इसी वाले डेटा में सर। ट्रांजेक्शन हॉलीडे। हाँ हाँ, हॉलीडे वाला जो कर रहे थे ना 2 अक्टूबर 2013 से, तो वो में लग रहा है वो नहीं ले रहा था, डेट का नहीं ले रहा। फाइनेंशियल ईयर का वो मिस्टेक है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इसको अगर हम हाँ, एक बंद कर देते हैं 2 अक्टूबर उसमें 2013 डाल रहे थे ना, 31 मार्च 2013 तक है वो तो सब, इसे इसलिए मुझे 12 लगा। ले रहा है, अब ले लेगा फाइनेंशियल। जब ये दिक्कत होती है खास करके जब कंपनी एक ही कोई 2-3 कंपनी अलग अलग फाइनेंशियल की होती है तो ये दिक्कत करता है। अब देखो जाते हैं, ये देखो बना बनाया ये तो क्या, ये किसका ले रहा है। 1 मिनट पहले इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा है तो इस पे ज़्यादा छिड़कानी करना ठीक नहीं है। मैंने बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो समझा दिया था। अब आते हैं अल्टर क्यू। चलो ये तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा, या तो पिक कर लीजिए होगा। मान लो कि 2 अक्टूबर, तो देखो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर डाल दिया। तरीके से आपको पूरा मैनुअल डिफाइन करना होगा और जैसे ही अगर कोई 2 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कई सारे क्लाइंट रिपोर्ट मांगते हैं। दूसरा क्या आपका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इस रिपोर्ट से एक ऑडिटर को और या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू का ट्रांजेक्शन कौन सा है और सबसे कम वैल्यू का ट्रांजेक्शन कौन सा है, ठीक है। दोनों का जो भी डिफरेंट होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये रिपोर्ट कैसे हेल्प करता है, तो चलिए इसके लिए समझ चलते हैं कॉमन लेजर पे, जो कॉमन लेजर जिसमें समझने में थोड़ा आसानी हो। जैसे कि चलो कैश का ही यहाँ पर देख लो, इतना डिफरेंट कैसे आ सकता है। एक हाईएस्ट आपका 1 लाख का, मतलब हाईएस्ट 1 लाख तक पहुंचा है कैश का एंड लोवेस्ट आपका 140 रुपए तक का गया है। तो चलो कैश में तो ये हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ओपन करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट आपका 1 लाख है एंड लोवेस्ट आपका 140 है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 140 रुपये आपने किसी को पेमेंट किया हो थोड़ा इधर से उधर माल पहुंचाने के लिए, तो हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हाईएस्ट 1 लाख का, ठीक है। तभी यहाँ पर देखो कोई रेड रेड करके मार्क नहीं है, अगर रेड करके मार्क होता तो गड़बड़ कुछ है। दूसरा देखते हैं कोई चीज का, लाइट का देखते हैं, लाइट का। हाँ ये रहा, क्योंकि इसमें गड़बड़ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस हाईएस्ट गया है 75,000, ठीक है, और लोवेस्ट गया है 4,000, तो ये गड़बड़ है, इतने का डिफरेंट आ रहा है वैल्यू में, इतने का परसेंटेज में। जब आप इसको एंटर करेंगे तो देखो ये गड़बड़ है, ठीक है।
ये सब वही एंट्री है जो हम लोग पीछे देखते हुए आए हैं। अभी ये पीछे उन्होंने डिस्कस किया था कि हर महीने 5,000 के आसपास रेंट जा रहा है लाइट का खर्चा, इस महीने इतना क्यों चला गया, तो हाईएस्ट इसने दिखा दिया फिल्टर करके। तो ये चीज क्या है, गड़बड़ है। तरीके से गोडाउन देखो, गोडाउन का तो चलो ठीक ही लग रहा है 26 और 2100 के आसपास। तो इसको जब एंटर करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं है ना, एकदम ठीक है। लेकिन लेकिन इसको अगर हम ओपन करते हैं, गोड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज गो डाउन, ठीक है, एंड चार्ज गो डाउन, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी लेजर का, यहाँ पर आपको सारे लेजर मिलेंगे, है ना, जिस भी लेजर का आपको चेक करना हो। एंड सबसे ज्यादा डिफरेंट यहाँ पर भी दिख रहा है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स करके। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये हाईएस्ट सेल आपने इनको इतने की करी है 20 लाख की, और लोवेस्ट आपकी 235। तो सेल और रिसिप्ट तो पॉसिबल है। तो इस रिपोर्ट से आपको ये इस चीज की जानकारी मिलती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। इससे एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है अभी। तो ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको ये बताता है एक ऑडिटर को, ठीक है। इसमें इसमें पेंडिंग एडवांसेस। और अगर पेंडिंग एडवांसेस में क्या होता है कि इस यहाँ पर आपको एडवांस के बारे में बताता है। आपने किसी पार्टी को एडवांस दिया है या फिर आपको एडवांस मिला है। कई बार पार्टी क्या होती है, माल बिल पहले मंगवा बाद में लेती है, एडवांस पहले पकड़ा देती है। तो हम लोग एडवांस की एंट्री एकदम रिसिप्ट में पास कर लेते हैं। यहाँ पर भी है, अगर ओपनिंग किसी का ऑलरेडी पहले से ही पड़ा है तो ओपनिंग में दिखाई देगा, और उस ओपनिंग के अगेंस्ट में हमने कितना क्या वापस कर दिया है, सील कर दिया है, एंड कितना बचा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, एडवांस का डिटेल। ठीक है, चाहे लेना हो चाहे देना हो, यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, स्टाफ सैलरी एडवांस किसी ने लिया होगा 18,000, और इसको एंटर करते हैं। 18,000 लिया होगा, और फिर 1,000, 2,500 इस ऐसे से करके उसने वापस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा है, 9,100 रुपये बचा हुआ। एडवांसेस का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। आपका स्टेल चेक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस रिपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो आपके टैली में जितने भी लेजर बने हैं यहाँ पर दिखाई देगा। कैनरा, HDFC बैंक, इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको चेक से रिलेटेड चीज दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा या फिर होना भी चाहिए कि जो भी चेक हम लोग को मिलती है वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है। अगर आपने 3 महीने के अंदर उसको बैंक में नहीं लगाया तो वो एक्सपायर हो जाता है चेक करके। ये एक रूल है, हर बैंक का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी चेक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चेक दिख रहा है, स्टील चेक, और वैलिडेट जो पीरियड है बाय डिफॉल्ट 3 मंथ है, और ज़्यादातर बैंक में 3 मंथ ही होता है कि जो भी आपको चेक मिल रहा है 3 महीने के अंदर ही डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में। ठीक है, अगर 3 महीने के बाद करेंगे तो वो चेक इनवैलिड हो जाएगी, एक्सपायर मानी जाएगी। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ से चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। वैलिडिटी पीरियड पे क्लिक करके आपके बैंक में क्या है, 2 है, 3 है, जो भी है यहाँ पर लेके सेट कर देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर देखिए, एक चेक ये दिख रहा है, एक चेक ये दिख रहा है। तो इस पे मैंने एंटर किया तो 121 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 121 दिन हो चुके हैं, और आपको एक चेक रिसीव हुआ था 7,303 रुपए का। आपने ये अभी तक का बैंक से क्लियर क्यों नहीं कराया? हो सकता है कि आपने एंट्री पास कर दी हो, और एंट्री पास करने से तो बैंक के अकाउंट पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा नहीं जब तक आप इसका चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डिपॉजिट कर दिए है आपने, अब आप क्लाइंट क्या कहता है कि नहीं ये तो हमको मिला था और मैंने तो डिपॉजिट भी करा दिया था,
तो अगर आपने डिपॉजिट करा दिया है तो आपको इसको रिकंसाइल करना चाहिए था ना। यहाँ पर देखिए इन्होंने रिकंसाइल नहीं किया है, तो भाई फिर टैली को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चेक क्लियर हो चुकी है। रिकंसाइल का मतलब ही है कि चेक क्लियर हो चुकी है, या फिर क्लियर नहीं हुई है तो ये इतने डेज बाद का दिखाई दे रहा है। ये इस चीज से यहाँ पर पकड़ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लेता है कि वो क्लियर है तो यहाँ पर देखो अल्टर क्यू है ना, अल्टर क्यू, या फिर कर्सर वहां पर जाता है क्या, नहीं जाता है। ठीक है, अल्टर क्यू करेंगे और जिस भी मंथ का वो एंट्री है, यहाँ पर नहीं आई है, कौन सी मंथ की एंट्री है, 30 नवंबर 12 की। ओके, 30 नवंबर 12 की। यहाँ पर डेट तो ले रहा नहीं है, सो लेजर 30 नवंबर 12 की रिकंसाइल करते हैं। जरा नवंबर का पीरियड लगाते हैं क्या होता है। वो एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बैंक डेट बीआरएस सभी को पता है ना, बीआरएस में हम लोग जो टैली की जो ट्रांजैक्शन डेट होती है उसको बैंक डेट से हम लोग मैच करते हैं, इसी को बीआरएस बोलते हैं, मैनुअल एंड ऑटो बीआरएस। ठीक है, मैनुअल आपको मैनुअली डालना पड़ता है और टैली का जो ऑटो बीआरएस है वो एक्सपोर्ट कर लेता है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक में देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी यही काम हुआ है कि 35,000 का आपको एक चेक मिला था फॉर्च्यून कंप्यूटर सर्विसेज से, और आपने इसको 31 मई को रिकॉर्ड भी कर लिया, ठीक है, अपने बैंक में। बट अभी तक या तो आपने इसको देखो रिकंसाइल नहीं किया है, हो सकता है क्लियर हो चुकी हो, यहाँ पर आपने रिकंसाइल नहीं किया है, हो सकता है आपके पास चेक पेंडिंग पड़ा हो, आप डिपॉजिट करना भूल गए हो। तो कितने दिन हो चुके हैं, अब तो ये चेक एक्सपायर हो चुकी है, 304 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ से इस चीज की जानकारी मिलती है ऑडिटर को। ठीक है, वेरीफाई स्टेटस सब कुछ, बस यही सब कुछ था इसमें डाटा एनालिसिस में, जिसमें आपको लेजर, आइटम, बैलेंसेस सब कुछ एक ही रिपोर्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब किसी का कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। ये करके देखेंगे सर, इसमें देखेंगे हो सकता है आ जाएगा हाँ, तो ठीक है, कोई पूछेंगे इसमें। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बस आप भी सारी चीजें बताइए, यहाँ पर बताइएगा, और किसी भी कंपनी को ले लीजिएगा, किसी भी क्लाइंट का बैकअप ले लीजिएगा कि सर थोड़ा सा दे दीजिए, या फिर आपकी कोई बैक डेमो कंपनी बनी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये से। एक बार थोड़ा सा हम एक काम कर, नॉर्मल जो हम कंपनी पर ट्रेनिंग दिया करते हैं, एक छोटी सी कर लेते हैं, क्या है यार इस, ठीक है, जैसे कि अब यही कंपनी का आपको 21-22, ठीक है, यहाँ से मैंने, अब मान लो कि यही कंपनी का आपको ऑडिट करना है, कोई भी कंपनी हो, ओपन कर लीजिए, कस्टमर का डाटा जो भी है जाइए वहां पर, और सारी चीजों को एक एक करके समझिए, और चार्ट ऑफ अकाउंट समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कितने यूजर अनयूज्ड हैं, कितने उन्होंने बनाए हैं, कितनों का ओपनिंग बैलेंस है, और अभी तक का कोई काम नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो 22-23 में भी 11-12 का ओपनिंग था, एंड 21-22 में भी 11-12 का ओपनिंग है। इसका मतलब इस साल कोई काम ही नहीं हुआ इन दोनों पार्टी को लेके। ठीक, स्टेटस करंट ईयर, यहाँ से, और यहाँ से आप आइटम का डिटेल दे सकते हो, निगेटिव स्टॉक, ये सब निगेटिव में जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल भी है, एंड बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और चीज़ों को सही से समझना है। ये आपका, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है जो छोटी हो तो बता दीजिए, अदरवाइज यहीं से क्लोज करते हैं आज का।
ठीक है सरवन, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज समझ में आएंगी, देखने से तो बस एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये हो सकता है टैली में बस। ठीक है सर। इससे सर एक हटके क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे एक्सेल में कोई रिपोर्ट है परचेज या सेल की, उसको हमें इंपोर्ट करना है अपने टैली पे, इसके लिए कोई टीडीएल वगैरह है क्या सर? हाँ, टीडीए डिफॉल्ट टैली से तो होता नहीं है, मतलब एक्सेस तो टैली होता नहीं है, बट टीडीए के थ्रू जाता है। अच्छा, कौन सा है इसका टीडीएल? देखो टीडीएल आपको वही देगा जो कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है, और वो चार्जेबल होता है। ऐसे कोई आपको फ्री में अगर आप मांगेंगे टीडीएल, फ्री में कोई नहीं देगा हाँ सही है। आपको, हाँ उसका पे करना पड़ेगा, और पे करेंगे तो आपको टीडीएल मिल जाएगा। ठीक ठीक सर। हाँ तो बताइएगा अगर ऐसा कहीं पर जरूरत होगा तो। जरूरत है सर, इसीलिए पूछ रहे थे, कस्टमर है ना एक हमारे। अच्छा तो एक हाँ तो वही पूछ रहे थे, तो बोले पूछ करके बताएंगे उनसे। अच्छा तो एक काम करिएगा, जो एक्सेल और सेल में उन्होंने मेंटेन किया है उसका यस फॉर्मेट हमें भेजिएगा डाटा के साथ। ठीक ठीक सर, ओके। ठीक है, तो हम हमारे पास कुछ चीजें हैं, देखते हैं इंपोर्ट हो पाता है कि नहीं। ठीक है सर, दोनों डेटा है उसमें, परचेज और सेल के दोनों। हाँ हाँ, दोनों भेज दो, क्योंकि उनका फॉर्मेट अलग होगा, और हाँ टीडीएल में फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, या फिर पहले से ही कोई फॉर्मेट बना है उसी फॉर्मेट में डाटा डालना होगा। तो एक बार ठीक, दिखाना, अगर पॉसिबल होगा तो हम बताते हैं तुम्हें। ओके सर ओके। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना या फिर मेल कर देना, जैसा भी है। ठीक है सर, हम मेल कर दे रहे हैं आपको भी। ओके, और भी किसी का ऐसा है कोई कस्टमर का क्वेरी थैंक यू। टाइप का जो सॉल्व ना हुई हो टीडीएल ऐसा कुछ छोड़ के? ओके ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।